Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IGNOU Exam Hub. This is a revision video of MGP 13. ठीक है, I will try कि हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और कम टाइम यूज़ करें ताकि आपको जल्दी रिवाइज करने में इजी हो जाए एग्जाम के पहले दिन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first question is views of Karl Marx, Gramsci, Thomas Paine, Hegel ऑन सिविल सोसाइटी. सो कार्ल मार्क्स का क्या व्यू था सिविल सोसाइटी पे कि सिविल सोसाइटी जो है वो डिवाइड है किसमें, रिच क्लास और पुअर क्लास में. और रिच क्लास जो है वो सिविल सोसाइटी को क्या है यूज कर रही है टू सुप्रेस पुअर क्लास. ठीक है, प्रोलेटरिएट्स. ठीक है, और ये कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी मतलब कैपिटलिस्ट की डोमिनेशन किस पे, वर्किंग क्लास पे. और ये कह रहे हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स क्लास एंटेगोनिज्म, मतलब कि क्लास में आपस में क्या है डिस्प्यूट्स हैं. ठीक है, रिच क्लास और पुअर क्लास में क्या है डिस्प्यूट्स हैं, किसके बेसिस पे, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के बेसिस पे. ठीक है, उसके बाद मार्क्स सॉ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी. मार्क्स कहते हैं कि स्टेट और सिविल सोसाइटी जो है वो दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं, रूलिंग क्लास के सर्व्स को इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं. ठीक है, ही बिलीव कि सिविल सोसाइटी जो है वो तभी खत्म हो सकती है प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन से. ठीक है, जब वर्किंग क्लास जो है वो साथ में आएगी और वो रिवोल्ट करेगी और सिविल सोसाइटी जो है वो खत्म होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो बनेगी. ओके, सेकंड आते हैं एंटोनियो ग्राम्सी. वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी जो है वो सिर्फ आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मत देखिए, सिविल सोसाइटी जो है वहां पे आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है. ठीक है, और वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी को जो है आप दो चीजों में डिवाइड, मतलब उन्होंने स्टेट को दो चीजों में डिवाइड कर दिया, एक पॉलिटिकल सोसाइटी और एक सिविल सोसाइटी. पॉलिटिकल सोसाइटी होती है जो गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है, और सिविल सोसाइटी जो है ये आप किसके थ्रू कर सकते हो, मीडिया के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, चर्चेस के थ्रू. अकॉर्डिंग टू हिम जो पॉलिटिकल सोसाइटी जो गवर्नमेंट करती है वो लोगों को कुरेसिव पावर, मतलब वो लोगों को फोर्सफुल तरीका भी यूज करती है लोगों को, सॉरी, फोर्सफुल तरीका करती है लोगों को ऑपरेस करने के लिए. लेकिन जो सिविल सोसाइटी है वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करती है. सिविल सोसाइटी जो है वहां पे भी पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कंसेंजुअल पे होता है, मतलब कि लोग जो हैं वो खुद अपनी मर्जी से उनको डोमिनेंट क्लास को पावर देते हैं. वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी इज वेयर द रूलिंग क्लास गेन्स हेजेमनी बाय विनिंग द कॉन्टेस्ट नॉट जस्ट थ्रू फोर्स. कि जो रूलिंग क्लास है उनको लीडरशिप मिली तो है पर कॉन्सेंट से मिली है, लोगों के कॉन्सेंट जो उनको वो जिन पे वो कर रहे हैं, पावर जिन पे है उनकी, तो वो लोग जो है वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं. ठीक है, उन पे फोर्स नहीं किया, उनको फोर्सफुली कुछ नहीं किया जा रहा है. ठीक है, ग्राम्सी सा वो कह रहे हैं कि अगर सारे वर्किंग क्लास जो है वो सिविल सोसाइटी का अच्छे से इस्तेमाल करें तो वो सिविल सोसाइटी को एक काउंटर हेजिमोनिक स्ट्रगल में भी यूज कर सकते हैं. क्या मतलब है इसका, कि हेजिमनी होगी लीडरशिप किसकी, रूलिंग क्लास की. काउंटर हेजिमनी होगी लीडरशिप को खत्म करना किसकी, रूलिंग क्लास की. तो वर्किंग क्लास जो है वो इसको ऐसे भी यूज कर सकती है. कैसे, बाय बिल्डिंग द ऑल्टरनेटिव आइडियाज, अपने आइडियाज लाके, अपने इंस्टीट्यूशंस लाके सिविल सोसाइटी में. और वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है एक रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए. सिविल सोसाइटी जरूरी है और उसको कैसे एक अच्छे तरीके से बनाइए कि वो वर्किंग क्लास के लिए हेल्पफुल हो, ताकि वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला सके कहाँ पे, सोसाइटी में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज थॉमस पेन्स व्यू. थॉमस पेन कहते हैं कि सिविल सोसाइटी इट्स अ नेचुरल राइट, कि उनके अकॉर्डिंग कि हर इंडिविजुअल जो है वो जब पैदा होता है वो उसमें कुछ नेचुरल राइट्स के साथ पैदा होता है, और उन नेचुरल राइट्स को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. उनके अकॉर्डिंग सिविल सोसाइटी जो है वो गुड है और जो स्टेट है वो एक नेसेसरी इविल है. सिविल सोसाइटी जो है वो किस पे काम करती है, बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड म्यूचुअल एड. ठीक है, और स्टेट जो है वो क्यों, वो है इविल लेकिन वो जरूरी है किस लिए, ताकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके. पर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो पर्सनल फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लोगों की. ठीक है, कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और जो स्टेट को अपनी पावर कहाँ से लेनी चाहिए, लोगों की मर्जी से लेनी चाहिए, उनपे फोर्सफुली नहीं लेनी चाहिए. रेवोल्यूशन एज जस्टिफाइड, अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों को दबाने लग जाए और लोग जो है उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन करें तो वो जस्टिफाइड है. ठीक है, वो सही है.
इक्वालिटी एंड लिबर्टी, उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो जस्ट होनी चाहिए, जहां पे सबको फ्रीडम हो, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जहां पे लोगों की ही बात सुननी चाहिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है। सिविल सोसाइटी, पेन से सिविल सोसाइटी एज नेचुरल एंड गुड, और स्टेट जो है वो आर्टिफिशियल है और डेंजरस बन सकती है अगर हम उसको अनचेक्ड रखें। देन हेगल्स के क्या व्यू रहे हैं स्टेट और सिविल सोसाइटी में? अकॉर्डिंग टू हिम, सिविल सोसाइटी और स्टेट जो है वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। हेगल्स और सिविल सोसाइटी एज ए स्पेस फॉर ऑफ इंडिविजुअल नीड, बिजनेस और सेल्फ इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी जो है लोग अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं, अपनी खुद की जरूरतों के लिए बनाते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं। लेकिन स्टेट जो है वो जो है सबके लिए, एक के लिए, वो कॉमन गुड के लिए काम करती है, वो सबके लिए काम करती है, वो सबको यूनाइट करके काम करती है। सिविल सोसाइटी मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वहां पे लोग क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी, मार्केट, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे लोग अपने पर्सनल गोल्स को मीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्टेट होता है उसका हायर मॉरल ऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है कि स्टेट जब भी होगी वो सबको साथ लेके चलेगी, वो सिर्फ अपना कुछ लोगों का नहीं बल्कि सबका सोचेगी, ऐसा हेगल्स का कहना है। स्टेट कंट्रोल सिविल सोसाइटी, हेगल बिलीव कि स्टेट को जो है उसको गाइड और रेगुलेट करना चाहिए सिविल सोसाइटी को, ताकि सिविल सोसाइटी क्या कर सके, ऑर्डर और फेयरनेस को मेंटेन करके रख सके। सिटीजनशिप, रियल फ्रीडम इज पॉसिबल जब इंडिविजुअल, रियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअल्स जो है अपनी स्टेट के डिसीजन मेकिंग में जो है पार्टिसिपेट करें, सिर्फ सिविल सोसाइटी में ही नहीं बल्कि अपनी स्टेट में भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है। ओके। ये आगे आपके 4 क्वेश्चन, इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधीज्म विजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। क्या था? फर्स्ट, विलेज डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंट एंड सस्टेनेबल रूरल कम्युनिटीज। गांधी के अकॉर्डिंग कि आप विलेजेस को डेवलप करिए, वहां पे विलेजेस जो है वो सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए। ठीक है। और आप किस पे फोकस करिए? रूरल कम्युनिटीज पे फोकस करिए। खादी एंड हैंडीक्राफ्ट, ही प्रमोटेड यूज ऑफ खादी, किसको? लोकल आर्टिसंस को एम्पावर करने के लिए उन्होंने कहा कि आप खादी का प्रयोग करिए, क्योंकि खादी जो है वो रूरल एरियाज में भी बन सकती है। इससे क्या होगा? फॉरेन गुड्स का डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन सबको बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अनटचेबिलिटी जो है वो कम करिए, हरिजन्स नाम दिया था उन्होंने दलित्स को, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि सोसाइटी में क्या हो सके, यूनिटी मेंटेन हो सके। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, उन्होंने वुमेन को भी एनकरेज किया था कि वो भी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद कम्युनल हार्मनी, सारी रिलीजन्स और कम्युनिटीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए, यूनिटी मेंटेन करके रखिए। देन हेल्थ एंड सैनिटेशन, गांधी कहते थे कि हमेशा साफ रखिए, इसी पे हमने रखा है 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान, राइट। तो उसके बाद गांधी हमेशा क्लीनिनेस को प्रमोट करते थे और बेसिक हेल्थ अवेयरनेस, लोगों को अपने बेसिक हेल्थ का पता होना चाहिए। देन प्रोहिबिशन, गांधी वॉज अगेंस्ट एल्कोहल, और कुछ ही ऑलवेज सपोर्टेड मॉरल वैल्यूज। ठीक है। मॉरल, अपने आप को मॉरल वैल्यूज जो है अपनी उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपना एक डिसिप्लिन बनाइए सोशली। सो फॉर गांधी द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो था वो पॉलिटिकल स्ट्रगल से अलग नहीं था, बल्कि जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था वो बेस था और पॉलिटिकल स्ट्रगल जो था वो उस पे लाई करता था। ठीक है। गांधी व्यू ऑन ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल, गांधी के अकॉर्डिंग जो, एक मिनट, आई थिंक अब ये ज्यादा विजिबल होगा आपको। गांधी's views on autonomy of the individual. First, moral autonomy. गांधी believed कि हर इंडिविजुअल को अपने इनर कंसाइंस को, अपने बोलते हैं ना मन की आवाज को, ठीक है, वॉइस ऑफ ट्रूथ, उसको फॉलो करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, ट्रस्ट, ट्रू फ्रीडम तभी आती है जब इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ रिस्ट्रेंट और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है। उसको पता है उसको कहाँ रुकना है और कितना करना है और कैसे करना है काम। ठीक है। उसको पता होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है। स्वराज, सेल्फ रूल, emphasized personal self rule before political independence. He believed कि लोगों को खुद पे सेल्फ, पहले तो आप खुद पे रूल करिए। इंडिपेंडेंस से पहले वो ये चाहते थे कि लोग खुद पे रूल करना सीखें, और खुद पे कैसे रूल हो सकता है? सेल्फ डिसिप्लिन से। देन नॉन वायलेंस, हर पर्सन जो है ही हैज द पावर टू रेजिस्ट इनजस्टिस पीसफुली, कि हर बंदे के पास जो है वो पावर है कि वो अगर कुछ गलत हो रहा है उसको रिजिस्ट करे, लेकिन रिजिस्ट कैसे करे? पीसफुली रिजिस्ट करे। देन स्पिरिचुअल फ्रीडम, autonomy includes the pursuit of spiritual growth and truth. वो कहते थे कि आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है। ठीक है। आप
तभी आपको ऑटोनॉमी का असली मतलब पता चलेगा। रिजेक्शन ऑफ ब्लाइंड अथॉरिटी, मतलब इंडिविजुअल मस्ट क्वेश्चन एंड नॉट ब्लाइंडली फॉलो इंस्टीट्यूशन और लीडर्स। आप अपने जो आपको लीड कर रहे हैं आप उनको ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, आपको खुद का कंसाइंस को फॉलो करके आपको उनको क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए। डिग्निटी एंड इक्वालिटी, हर इंडिविजुअल को उसके स्टेटस के रिगार्डलेस, चाहे वो अपर क्लास है, चाहे लोअर क्लास है, चाहे किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, वो रिस्पेक्ट और फ्रीडम जो है वो डिजर्व करता है और उसको देनी चाहिए। कंक्लूजन, ट्रू ऑटोनॉमी मींस इनर फ्रीडम, सेल्फ डिसिप्लिन और मॉरल करेज। कैसे? ताकि आप इनजस्टिस के खिलाफ के खिलाफ जो है लड़ सके और सच्चाई के रास्ते पे जी सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलैबोरेट गांधीज नोशन ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर पीस। वही सेम सेम गांधी के सब चीजें जो है ना सेम सेम ही थी। नॉन वायलेंस, ही वाज लाइक कि गांधी का सेंट्रल प्रिंसिपल क्या था, अगर आपको पीसफुली को एग्जिस्टेंस, मतलब अगर आपको पीसफुली को एग्जिस्ट करना है तो आपको नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। ट्रूथ, सत्य, सिविल सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑनेस्टी और मॉरल वैल्यूज पे जो है सिविल सोसाइटी जो है वो किस पे बेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी और मॉरल वैल्यूज पे। स्वराज एम्पावर्स इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज कि वो अपने आप को खुद गवर्न कर सके पर एथिकली। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नेंस तक को प्रमोट करिए और विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करिए ताकि लोग जो है अपने आप को गवर्न करने के लिए अपने डिसीजंस खुद ले सकें। कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव वर्क में जैसे आप एजुकेशन जो है वो अच्छी लाइए, हेल्थ, सैनिटेशन, रूरल अपलिफ्टमेंट, ठीक है, गांव के लोगों को उठाइए। देन वॉलेंट्री एक्शन, कि एनकरेज पीपल टू सर्व सोसाइटी थ्रू एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स, मतलब एनजीओस के थ्रू जो है लोगों को एनकरेज करिए कि वो सोसाइटी को सर्व करें। हार्मनी, प्रमोट करिए कम्युनल यूनिटी एंड रिलीजियस रिलीजन टॉलरेंस। ठीक है। ट्रस्टीशिप, अर्ज द वेल्दी टू एक्ट एज ट्रस्टीज फॉर सोशल वेलफेयर, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको बोलिए कि आप जो है अपने पैसे को सोसाइटी के लिए यूज करिए। कैसे? थ्रू सोशल वेलफेयर, लोगों के मतलब फ्री एजुकेशन करिए, फ्री हेल्थ असेसमेंट दीजिए जिन उन लोगों को जो नहीं ले सकते हैं। देन क्वेश्चन, एक्सप्लेन गांधीज व्यूज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो गांधी का क्या था, गांधी जो थे वुमेन की इक्वालिटी के लिए लड़ते थे। ही बिलीव कि वुमेन और मैन दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और उनकी इक्वल राइट्स होने चाहिए, उनको इक्वली डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए। रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, ही एनकरेज्ड कि जो वुमेन है उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए किसमें, नॉन वायलेंट मूवमेंट्स में। ठीक है। और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि वुमेन जो हो वो सेल्फ रिलायंट हो, वो खुद पे डिपेंड करे। और वो कैसे कर पाएंगी, इसके लिए उन्होंने कॉटेज और स्पिनिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की थी। एजुकेशन फॉर वुमेन, ही एम्फेसाइज्ड कि फीमेल एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, उसको बढ़ाइए। और मॉरल ट्रेनिंग, लोग जो लड़कियां हैं उनको मॉरल ट्रेनिंग भी दीजिए साथ साथ में। ऑपोजिशन टू सोशल इविल, ही वॉज अगेंस्ट दी सोशल इविल्स जो वुमेन के खिलाफ होते थे, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, पर्दा सिस्टम हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया। ही वॉज इन द फेवर कि इनको खत्म करिए। ठीक है। मॉरल स्ट्रेंथ, सॉ वुमेन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सेक्रीफाइस एंड कंपैशन। वो हमेशा वुमेन को जो है एक सिंबल देखते थे, कैसे, स्ट्रेंथ, सेक्रीफाइस और कंपैशन का सिंबल देखते थे। स्पिरिचुअल इक्वालिटी, ही बिलीव वुमेन हैव इक्वल स्पिरिचुअल कैपेसिटी जितनी मैन की है। ही वाज लाइक कि हर चीज में मैन और वुमेन इक्वल है, तो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और उनको इक्वली आपको जो है अपने पार्टनर्स को उनको मतलब वुमेन को एज अ इक्वल पार्टनर देखना चाहिए प्रोग्रेस में। ठीक है। Then comes question, next question is describe Swaraj as self-governant and self-reliant. Meaning of Swaraj. Swaraj मतलब self rule, self governance. गांधी का मतलब था कि पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं बल्कि आपको पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी जो है वो भी जरूरी है। सेल्फ रिलायंस मतलब पीपल शुड नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट एंड फॉरेन गुड्स, ना ही आपको गवर्नमेंट पे डिपेंड करना है ना ही आपको फॉरेन गुड्स पे डिपेंड करना है। विलेजेस को अपने खुद के कपड़े, रोटी और बेसिक नीड्स को जो है कंप्लीट पूरा करने की वो होनी चाहिए, प्रोड्यूस करने की हिम्मत होनी चाहिए। और यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड स्किल्स फॉर एनकरेज, जो आपके पास लोकल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास आपके स्किल्स हैं, आप उनको यूज करिए और अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करिए। ठीक है। दैट इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ गवर्नमेंट इज
पीपल शुड गवर्न देमसेल्फ, पीपल लोगों को खुद गवर्न करना चाहिए। कैसे गवर्न कर सकते हैं खुद को? थ्रू पंचायत, लोकल इंस्टीट्यूशन, राइट। इसीलिए गांधी जो थे वो हमेशा से लोकल गवर्नेंस के फेवर में थे। ही सेज डिसीजन मेकिंग शुड बी डन बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो है डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ही एम्फेसाइज ऑन डिसेंट्रलाइज पावर, कि पावर को एक जगह मत रोक के रखिए, उसको नीचे तक, नीचे अगर पावर जो है वो सेंटर में है, सेंटर से उसको स्टेट में, स्टेट से उसको लोकल लेवल तक जो है लाइए। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। मॉरल एंड एथिकल लिविंग, स्वराज जो है वो डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका ये भी मतलब होता है। ट्रू फ्रीडम तभी आती है जब आपको खुद पे कंट्रोल हो और आपके जो भी एक्शंस हो वो मॉरली राइट हो। गोल क्या था उनका? एक जस्ट, पीसफुल और सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी जो किस पे बेस्ड हो? इक्वालिटी और हार्मनी पे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस एज अ मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। फर्स्ट इज नॉन वायलेंस एज ए मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। पहले तो मॉरल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये किस पे बिलीव करता है? एथिकल वैल्यूज पे। और ये किसको, अगर आप कहीं पे नॉन वायलेंस से कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो? कि अगले के मन चेंज हो, ठीक है ना, उसके जो मन का थॉट, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज करो। तो आप अपील करते हो उसके कंसाइंस को। ठीक है। मास पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें लोगों को डर नहीं होता कि उनको कोई हार्म होगा, इसीलिए विदाउट फेयर जो पब्लिक सपोर्ट जो है इसमें बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है। रिड्यूसेस हार्म, क्योंकि फिजिकल वायलेंस नहीं होती और इसमें लोगों की जान को कोई खतरा नहीं होता। बिल्ड डायलॉग, इससे क्या होता है कि जब आप नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्या कर सको? नेगोशिएशन कर सको, पीसफुली सॉल्यूशन निकाल सको। ठीक है। इंटरनेशनल सपोर्ट, और आपको जब आप पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे आपको सारी जगह से सपोर्ट मिलेगा, आपके प्रोटेस्ट को जो है वो हाईलाइट होगा। ठीक है। यू विल गेन सिंपैथी और आपको ग्लोबल कम्युनिटी से भी बैकिंग मिलेगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्योंकि आपने रूट कॉज को खत्म किया है, बिना लड़े बिना हथियार उठाए, तो ये एक सस्टेनेबल चेंज होगा। ठीक है। अंडरमाइंस ऑपरेशन, एक्सपोजेस इनजस्टिस विदाउट प्रोकिंग रिटेलिएशन, आप इनजस्टिस को एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके कोई आप मतलब ये इनजस्टिस को तो एक्सपोज कर रहे हो लेकिन आप किसी रिटेलिएशन को प्रोवोक नहीं कर रहे, मतलब आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्पायर्ड मूवमेंट्स, कहाँ कहाँ से इसके इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल लीडर्स कौन कौन से जो ऐसे मूवमेंट्स को फॉलो करते थे? गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड नेल्सन मंडेला। वो नॉन वायलेंस का ही तरीका अपनाते थे फॉर प्रोटेस्ट। नॉन वायलेंस मेथड सीक नॉट ओनली पॉलिटिकल चेंज बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। ठीक है। एम फॉर जस्टिस विदाउट हेटर्ड और वायलेंस, वायलेंस के बिना जो है जस्टिस की डिमांड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी होती क्या है? इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी और उसकी क्या रेलिवेंस है एशिया में। ओके, जब भी आपको रेलिवेंस आएगी ना, आपने ये 6 पॉइंट जो है ये ऐसे ही उठा के लिखने हैं कि सिविल सोसाइटी क्या काम करती है। अगर वो आई एशिया के बिना भी आई, विदाउट एशिया भी आई, तब भी उसकी यही रेलिवेंस होगी। ठीक है। ओके, what is civil society? Civil society refers to the network of non-governmental organization, community groups, voluntary association, religious institution या other non-state actors that work to represent the interest and values of the people. कोई भी ऐसा लोगों की कम्युनिटी, कोई भी एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। इट्स अ ब्रिज, जैसे ये गवर्नमेंट है, ये लोग हैं कुछ, अब सारे लोग तो गवर्नमेंट तक नहीं जाएंगे तो ये अपना एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप का, अब जिन जिनका लोगों का ये सेम आइडियोलॉजी होगी वो इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत सारे लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो गवर्नमेंट तक लेके जा सकता है। तो इसके पास ज्यादा वो है, पावर है कि ये गवर्नमेंट तक जा सकते हैं, इसीलिए इसको एक ब्रिज की तरह देखा जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन, राइट्स एंड जस्टिस, जो पार्टिसिपेशन प्रमोट करता है, लोगों के राइट्स जो है उसको प्रमोट करता है और लोगों के लिए जस्टिस के लिए लड़ता है। सो व्हाट इज द इशू? इशू क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ये अपना डिस्क्लोज नहीं करते कि उन्होंने कहाँ से फंडिंग लाई है और कैसे वो फंड्स को यूज कर रहे हैं। दूसरा, पॉलिटिकल वायस, बहुत सारे सिविल सोसाइटी जो है
एनजीओज हैं जो क्या करते हैं, कुछ पॉलिटिकल एजेंडास को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रलिटी जो है वो कम हो जाती है, और जो वो ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, वो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फॉरेन इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल फंडिंग जो है वो उनकी प्रायोरिटीज को शिफ्ट कर सकती है लोकल नीड से, क्योंकि वो इंटरनेशनल, अगर कहीं से उनको पैसा आ रहा है तो वहां से उनको बायसनेस हो जाएगी कि हम उनके हिसाब से काम करें, राइट। सो वीक इंटरनल गवर्नेंस, इनकी कोई डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग नहीं होता, कोई प्रॉपर लीडरशिप स्ट्रक्चर नहीं होता इनमें, तो इसी की वजह से इनके ऑर्गेनाइजेशन वीक होने की, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेमवर्क जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है वो थोड़ा वीक होने की वजह से इनकी इंटरनल गवर्नेंस जो है वो वीक होती है। लिमिटेड पब्लिक ओवरसाइट, सिटीजन्स ऑफन कैन नॉट होल्ड सीएसओज अकाउंटेबल लाइक दे डू विद गवर्नमेंट। अगर आपने गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो आप जाके गवर्नमेंट को पूछ सकते हो, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है, लेकिन आप अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कुछ गलत करे तो आप उनको जाके पूछ नहीं सकते कि आपने क्यों किया ऐसा। ठीक है। सो रेलिवेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहता है लोगों के लिए इलेक्शंस की डिमांड करना कि फ्री होनी चाहिए इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इलेक्शन, ह्यूमन राइट्स में होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करके वो इलेक्शन होनी चाहिए। जैसे इंडिया में, साउथ कोरिया में देयर इज ए ग्रुप, सिविल सोसाइटी ग्रुप एडीआर इन इंडिया। ठीक है। जो इलेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा फाइट करता है इंडिया में, गुड इलेक्शंस हो सके, फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। देन सोशल डेवलपमेंट, एनजीओज इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड नेपाल वर्क्स इन एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट। बहुत सारे एनजीओज हैं जो सोशल डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, जैसे एजुकेशन को प्रमोट करना, हेल्थ को प्रमोट करना, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जैसे श्रीलंका और म्यांमार में जो है सिविल सोसाइटी बहुत सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स में भी एक मीडिएशन की तरह काम करता है, कि वहां पे वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है विदाउट एनी वॉर। ठीक है। सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स जो है चाइना, इंडोनेशिया में, ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कुछ किसके खिलाफ, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी जो है सिविल सोसाइटी का एक रोल रहता है, वो लोगों को एनकरेज करता है कि साथ में आइए और जो इन्वायरमेंट इश्यूज है उनके लिए कंसर्न शो करिए और कुछ स्टेप्स लीजिए जिसकी वजह से हम वो कम कर सकें। एडवोकेटिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, सिविल सोसाइटी जो है वो वुमेन को सपोर्ट करता है, माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है और पोर को सपोर्ट करता है बहुत सारी एशियन कंट्रीज में, क्योंकि एशियन कंट्रीज में जो ये तीनों ग्रुप्स हैं ये बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, ये मेन सोसाइटी से थोड़े से पीछे रह गए हैं, बैकवर्ड हैं। देन पॉलिसी इन्फ्लुएंस, मैनी सीएसओज नाउ पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डायलॉग्स विद गवर्नमेंट। जैसे फिलीपींस, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन है जो अब क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी डायलॉग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि फिलीपींस में इसकी एग्जांपल है। देन सिविल सोसाइटी इन एशिया इज एसेंशियल, किस लिए जरूरी है, डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए, वहां की गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए और सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कि सबको इक्वालिटी मिले, सब जो है अपने राइट्स को इंजॉय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट। इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। डिफाइन ह्यूमन राइट, पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन। ह्यूमन राइट क्या होते हैं, जैसे आप एज ए ह्यूमन बॉर्न होते हो, जब आप बॉर्न होते हो इस धरती पे एक इंसान की तरह, तो आपके कुछ राइट्स जो हैं वो होते हैं इसलिए आपके पास, क्योंकि आप इंसान की तरह बॉर्न हुए, दैट इज ह्यूमन राइट, वो आपके बेसिक राइट्स हैं। ठीक है। दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न विद सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमंस, वो इसीलिए उनके पास राइट्स हैं क्योंकि वो ह्यूमंस हैं। सो दिस इंक्लूड क्या क्या, ऐसे कौन कौन से राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोल सको, और रिलीजन, एजुकेशन, आप जिसको फॉलो करना चाहे रिलीजन को वो कर सको, आप एजुकेशन आप पढ़ सको, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है। दे ये कभी कभी जो ये ह्यूमन राइट्स कौन प्रोटेक्ट करता है, नेशनल लॉज, और कुछ कभी कभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं जो आपकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने जो है ये डिक्लेरेशन निकाली थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इंपॉर्टेंस क्या है, अवेयरनेस ऑफ राइट, एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है लोगों का ये समझने के लिए कि उनके राइट्स हैं, पीपल अंडरस्टैंड कि उनके क्या राइट्स हैं और दूसरों के क्या राइट्स हैं, कि अपने राइट्स को एंजॉय करते करते आपको दूसरों के राइट्स को वायलेट नहीं करना है। इट एम्पावर्स द पीपल टू स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम्स। अगर उनको लगता है कहीं पे उनके साथ गलत हुआ है तो वो बोलें,
अपनी बात रखें और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। promotes equality and respect. It teaches values like tolerance, respect and dignity सबके लिए, for all. टॉलरेंस सभी सबके लिए, आपको जो है आपको सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारी हर रेस, किसी की भी जो है सबके लिए आपको टॉलरेंस रखनी है, क्योंकि सब ह्यूमंस की तरह तो सबके अपने अपने राइट्स हैं और आपको उनको रिस्पेक्ट करना है और आपने उनको भी डिग्निटी को जो है प्रमोट करना है, ठीक है। इससे अगर आप ये चीज करोगे, इससे क्या होगा, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी, हेटेड खत्म होगी। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो सोसाइटी में वायलेंस नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। एजुकेटेड सिटीजन्स, जब लोगों को अपने राइट्स का पता होगा तो वो डेमोक्रेसी में भी अच्छे से पार्ट ले सकेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट को भी वो अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हैं, आंसरेबल हेल्ड कर सकते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। प्रिवेंट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन। व्हेन पीपल नो देयर राइट, जब लोगों को अपने राइट का पता होगा तो दूसरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनके राइट के या अथॉरिटीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना या उनके राइट्स को वायलेट करना। पीस एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन राइट एजुकेशन जो है वो एक पीसफुल लिविंग को प्रमोट करता है, जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट हमें पता लग गया क्यों जरूरी है, क्या होते हैं, पर ये आए कहाँ से हैं। ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। फर्स्ट इज एंशिएंट रूट। ये जो आइडिया है जस्टिस और राइट का, ये बहुत सारे रिलीजन टेक्स्ट में मिलता है, हिंदू में मिलता है, बुद्धिस्ट में मिलता है, ग्रीक में मिलता है, रोमन ट्रेडिशंस में मिलता है। देन मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 लिमिटेड द किंग्स पावर एंड एस्टैब्लिश्ड लीगल राइट इन इंग्लैंड। क्या हुआ था कि 1215 में इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा बना था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने किंग की पावर को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, और लोगों के राइट्स को जो है उनको लीगली आइडेंटिटी मिल गई थी, लोगों के राइट्स को लीगल आइडेंटिटी मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद एनलाइटनमेंट एरा। उसके बाद बहुत सारे थिंकर्स हुए जैसे लोके, रोसो, इन्होंने नेचुरल राइट्स को बहुत प्रमोट किया, ठीक है, अपनी राइटिंग से। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद अमेरिका जो थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। उस उनको फिर पता लगा और उन्होंने अपने लड़ने के बाद अपने राइट टू लाइफ, लिबर्टी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इन सब चीजों को अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ ये राइट्स जो हैं ये भी काफी ज्यादा प्रमोट हुए। फ्रेंच डिक्लेरेशन, इसमें इक्वालिटी और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जो 1789 में, उसमें भी किस पे एम्फेसाइज किया गया था, इक्वालिटी और फ्रीडम पे। यूनिवर्सल, फिर यूएन ने जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का एक चार्टर निकाला था, जो ग्लोबल जो बेसिक राइट्स थे उनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि ये ह्यूमन राइट्स है और ये सबके पास होने चाहिए। आजकल के अगर हम देखें तो ये ह्यूमन राइट्स जो हैं इसमें वुमेन राइट्स भी इंक्लूड हो गए हैं, माइनॉरिटी राइट्स भी इंक्लूड हो गए हैं और डिजिटल राइट्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। सो हम देख रहे हैं कि एंशियंट वैल्यू से लेके मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ तक जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं ये स्लोली स्लोली क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ पीस मूवमेंट। कहाँ से शुरू है पीस मूवमेंट? बहुत सारे हमारे, फिर वही बात है कि हमारी जो रिलीजन टेक्स्ट है, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे, वो उधर से पीस का आइडिया जो है आया है, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी में फॉर्मल पीस सोसाइटीज जो हैं, फॉर्मली मतलब पीस सोसाइटीज बनने लगी, पीस सोसाइटीज जो हैं वो फॉर्मली बनने लगे। कहाँ पे? यूरोप और यूएस में। किस लिए? ताकि वॉर और स्लेवरी को जो है वो खत्म किया जा सके, उनके लिए पीस सोसाइटीज बनने लगे। उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ कि जब बहुत सारा लॉस हुआ तो लीग ऑफ नेशंस, उनका सारे जो नेशंस थे उन्होंने मिलकर क्या किया कि हमारा एम क्या है, पीस को मेंटेन करना। पर ऑब्वियसली दे फेल्ड, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू बनने के बाद यूएन फॉर्म हुई। अब यूएन का मेन क्या था, उनका मेन ये था कि हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करनी है। डिसआर्मामेंट मतलब खत्म, फ्री वेपन से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करनी है, और वही उनका मेजर फोकस बन गया। फिर कोल्ड वॉर पीरियड आया बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है, आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ये शुरू हो गया। तो इसमें जो है क्या शुरू हुआ, पीस मूवमेंट प्रोटेस्टेड। इसमें पीस मूवमेंट्स ने क्या करा, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? आर्म रेस के खिलाफ और प्रॉक्सी वॉर्स के खिलाफ, ठीक है। मॉडर्न एरा, अब फोकस क्या है, वो एक्सपैंड हो गया है
ह्यूमन राइट्स को भी, इन्वायरमेंटल जस्टिस, ग्लोबल इक्विटी, इन सबको जो है, इन सब के लिए अब पीस मूवमेंट्स हो रही है कि ह्यूमन राइट्स को एनकरेज करिए, उनको प्रोटेक्ट करिए, इन्वायरमेंट जस्टिस, हर इन्वायरमेंटली भी जो है आप अपने, इट्स राइट टू हैव अ सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट, है ना। तो ग्लोबली जो है वो इक्विटी मेंटेन करिए, आपने पढ़ा होगा नॉर्थ साउथ डिवाइड, उसको खत्म कीजिए, है ना। सो डिजिटल एज जो है, अब वो पीस कैंपेन्स जो है अब वो कहाँ पे होने लगी हैं, सोशल मीडिया पे। देखी होंगे आपने, ब्लैक लाइव्स मैटर, ऐसी पीस कैंपेन्स बहुत सारी। देन 8 एक्शन एरियाज फॉर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप पीस मेंटेन कर सकते हो। यूएन डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये 1999 में ये 8 एरियाज दिए थे। फर्स्ट इज एजुकेशन फॉर ए कल्चर ऑफ पीस, प्रमोट पीस, नॉन वायलेंस एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। कहाँ पे, लर्निंग में, एजुकेशन में इसको स्टार्ट कीजिए। ह्यूमन राइट्स, अपहोल्ड एंड रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। सारे ह्यूमन राइट्स को, आप जो ह्यूमन राइट्स जो हैं उनके लिए रिस्पेक्ट जो है वो रखिए, और उनको फंडामेंटली जो उनके जो उनका राइट है, राइट टू फ्रीडम, वो दीजिए, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, आप जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करिए, और वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करिए, किधर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर में। तो आप जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करेंगे, एक ये भी इसमें है। देन फोर्थ एरिया इज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है, अगर आप जो है जितनी ज्यादा आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, जितना आप ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे, जितना आप लोकल पीपल को जो है पार्टिसिपेशन में, इसमें पॉलिसी मेकिंग में लाएंगे, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करिए, उसी से आपकी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। टॉलरेंस एंड सॉलिडेरिटी, एनकरेज इंटरकल्चरल डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, कि लोगों को मिलाइए एक दूसरे से, ताकि उनमें इंटरकल्चरल जो है वो व्यूज जो है वो शेयर हो, जिसकी वजह से एक दूसरे के कल्चर को समझने से उनमें अंडरस्टैंडिंग आए, और इससे क्या होगा, एक दूसरे की तरफ टॉलरेंस बढ़ेगी और सारे एकजुट होकर रहेंगे। देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, सपोर्ट फ्री मीडिया, लोगों को पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन का कि क्या हो रहा है देश में, ये भी एक आपका तरीका होगा अगर आपको पीस मेंटेन करके रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब इन जैसे जो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आपको इनको खत्म करना है, क्योंकि हम पता है कि ये क्या करते हैं, दिस आर द रीजन फॉर स्ट्रक्चरल वायलेंस, राइट। डिसआर्मामेंट, फॉस्टर नॉन वायलेंस एंड रिड्यूस आर्म्स एट ऑल लेवल्स। आपको क्या करना है, नॉन वायलेंस को प्रमोट करना है, और आर्म्स जो है उनको हर लेवल पे रिड्यूस करना है, हर लेवल पे रिड्यूस करना है। देन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ तो आती है क्योंकि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्लोबली इंक्रीज होती हैं। कल्चरल एक्सचेंज, प्रमोट शेयरिंग ऑफ आइडियाज, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल्स। ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया जो है वो यूज हो रहा है, और हमारे इंडिया में भी आजकल वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, इंडियन कल्चर जो है वो वेस्टर्न साइट्स पे प्रमोट हो रहा है ना। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्प्रेड इनोवेशन एंड एक्सेस टू डिजिटल टूल्स। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट, क्रिएट जॉब्स बट may also cause job loss in लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्रीज में भी जॉब लॉस, पर जॉब्स तो क्रिएट हो रही है, लेकिन कुछ लोकल इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन तो हो रही है लेकिन पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, और भी बहुत सारे इससे इन्वायरमेंट कंसर्न्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। वाइडनिंग इन इक्वालिटी, बेनिफिट्स वेल्दियर नेशन, जो अमीर नेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, उनको ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू द अंडर डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी, क्योंकि एक कल्चर का दूसरे कल्चर पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोकल आइडेंटिटी है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है, उसका वो खत्म होती जा रही है। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, इसी के चलते, क्योंकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। क्या है फर्स्ट, उस उन मूवमेंट्स का क्या है, डिमांड्स, अपोज कॉर्पोरेट कंट्रोल। ही सेज कि these movements is कि protest against dominance of MNCs over local economies। जो हमारी लोकल कंपनीज हैं वो बहुत सारी, उनको बहुत लॉस हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सो एमएनसी की डोमिनेशन जो है उसको कम करिए। देन डिमांड फेयर ट्रेड, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हैं ये इक्विटेबल ट्रेड के लिए डिमांड करती हैं कि सारी कंट्रीज को इक्वल
पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना चाहिए, सिर्फ रिच नेशंस को ही नहीं। इन्वायरमेंटल कंसर्न, ऑब्वियसली कि इससे जो ग्लोबलाइजेशन है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो बहुत उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में डैमेज हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करिए। प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट, तो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स जो है ये किसके लिए लड़ती हैं, पोअर लेबर कंडीशंस के लिए, जॉब इनसिक्योरिटी के लिए। कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि हमारे जो लोकल कल्चर है वो खत्म होते जा रहा है, उसको बचाइए ड्यू टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। सोशल जस्टिस, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को भी प्रमोट कीजिए। क्रिटिक ऑफ आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, कुछ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इलाइट नेशन से, जैसे कि यूएस का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है इस पे, यूके का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, तो ये इनकी पॉलिसीज को भी अपोज करते हैं। प्रमोट लोकल ऑल्टरनेटिव, सपोर्ट सेल्फ रिलायंस एंड ग्रास रूट मूवमेंट्स। ओके, ग्रास रूट मूवमेंट्स होती हैं लोकल मूवमेंट्स को सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ एनजीओज इन पीस प्रोसेस। एनजीओज का क्या रोल रहता है पीस प्रोसेस में? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनजीओज जो है वो नेगोशिएट करवा सकता है दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में विदाउट वॉर, कॉन्फ्लिक्ट मेडिएशन। देन पीस बिल्डिंग, इट कैन प्रमोट रिकॉन्साइलेशन, डायलॉग, ट्रस्ट बिल्डिंग इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद जो है दोबारा से ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों में डायलॉग लाना, ताकि वो चीज जो है वो खत्म हो जाए, पीस बिल्ड हो सके उस जगह पे। ह्यूमैनिटेरियन एड, अगर कहीं पे कोई वॉर हुआ है या कुछ भी हुआ है तो वहां पे जो है रिलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को दोबारा से रीबिल्ड करना उस सोसाइटी को। एडवोकेसी, वहां के लोगों को पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए अवेयर करना, और उसी की वजह से फिर क्या करना, उस नेशन की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना कि वो किसकी तरफ जाए, पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ। ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंडक्ट पीस एजुकेशन, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोग्राम, कि आपको ये क्या करते हैं एनजीओ जो है, पीस एजुकेशन कंडक्ट करते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, ताकि लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म करें, पीसफुली खत्म करें। ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, लोकल कम्युनिटीज को जो है उनको एंगेज करिए पीस एफर्ट्स में। नेटवर्क बिल्डिंग, कनेक्ट करिए लोकल को, नेशनल को, इंटरनेशनल पीस इनिशिएटिव्स को, सबको एक साथ जोड़ के रखिए। ठीक है। देन क्वेश्चन इज चेंजिंग रिलेशन अमंग मार्केट, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। मार्केट जो है, मार्केट, स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है और वो कैसे चेंज हो रहा है? मार्केट एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का मार्केट हैज इंक्रीज्ड मार्केट इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है वो किस पे बढ़ गया है, सोसाइटी और गवर्नेंस पे जो है। अब सोसाइटी और गवर्नेंस पे किसका इन्फ्लुएंस आ गया है, मार्केट का। तो जब अगर मार्केट का इन्फ्लुएंस आ गया है तो स्टेट का कंट्रोल क्या हो गया है, कम हो गया है। स्टेट आर शिफ्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल टू रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन। पहले स्टेट का क्या कंट्रोल है, डायरेक्टली वो कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रेगुलेट कर रहे हैं कि कैसे सब ठीक चलता रहे। ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ सिविल सोसाइटी, एनजीओ एंड सोशल मूवमेंट्स प्ले अ लार्जर रोल इन एडवोकेसी एंड सर्विस डिलीवरी। अब सिविल सोसाइटी जो है वो आ गए हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का और उनके राइट्स के लिए लड़ने का। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आजकल क्या होने लगा है, कोलैबोरेशन होने लगी है स्टेट और मार्केट के बीच में। हमने देखा है बहुत बारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत सारी कंपनीज मिलती हैं स्टेट्स के साथ और हमारे देश में डेवलपमेंट हो रही है ना। तो जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, बहुत सारी जगह पे क्या हो रहा है, पब्लिक और प्राइवेट, स्टेट और सिविल स्टेट और मार्केट जो है वो साथ में मिलकर काम कर रही है। राइट। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी डिमांड, सिविल सोसाइटी डिमांड्स ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम बोथ सिविल। बहुत सारी जगह क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि सिविल सोसाइटी आती है, वो कहती है स्टेट से और मार्केट मतलब कॉर्पोरेशंस जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करती है कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप कहाँ यूज कर रहे हो। आप जब बहुत कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन क्रिएट कर रही हो तो बहुत सारी सिविल सोसाइटी होती हैं, एनजीओ ही होते हैं जो उनके अगेंस्ट जाते हैं, है ना। अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं, ट्रांसपेरेंसी हर हिसाब से, कि आप आपके अगर पोल्यूशन आपकी उससे निकल रहा है फैक्ट्री से, तो आप उसको कैसे खत्म कर रहे हो। ठीक है। वो भी डिमांड कौन करेगा उनसे, सिविल सोसाइटी। बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं इस चीज में। वेलफेयर शिफ्ट, एनजीओ इंक्रीजिंगली फिल गैप्स लेफ्ट बाय ट्रीटिंग वेलफेयर स्टेट।
क्योंकि स्टेट जो है, हमें पता है स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करती है। अब इंडिया ही देख लो, इंडिया जो है कितनी सारी स्कीम्स लाती है, इंडियन गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स लाती है ताकि वो इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बना सके। लेकिन फिर भी कोई कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो रह जाते हैं। उन जो ये लेफ्टेड एरियाज, जो ये गैप्स होते हैं, ये कौन फुलफिल करते हैं? एनजीओ। ठीक है। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, सिविल सोसाइटी का बहुत शेप रहता है कि पॉलिसीज कैसे बनेंगी, क्योंकि सिविल सोसाइटी को कौन पीछे से बैक कर रहा है? पब्लिक। पब्लिक सिविल सोसाइटी को बैक कर रही है और सिविल सोसाइटी अपना डिमांड रखती है गवर्नमेंट के साथ, है ना। अगर ये चीज पसंद नहीं आए तो पब्लिक क्या करेगी? गिरा देगी गवर्नमेंट, राइट। तो सिविल सोसाइटी जो है बहुत सारा शेप, पब्लिक डिस्क्लोजर पॉलिसीज कैसी बनेंगी उसमें भी बहुत इन्फ्लुएंस रहता है सिविल सोसाइटी का, मार्केट का भी रहता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैविंग पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इग्नू एग्जाम हब। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, आप उसको टच करिए, वहां से आपको ये वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और इट वाज अ क्विक रिवीजन वीडियो। अगर आपको कुछ इससे ज्यादा आपको लगे कि ये कम है या ज्यादा समझना, तो आपको प्रॉपर वीडियोस भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, आप वहां जाके उनको एक बारी देख सकते हो। मेरा तो यही है कि आप एक बारी उनको देख के इसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। बाकी आपके टाइम पर है कि आप कैसे देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।